एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का बिल्कुल स्वागत करते हैं विकास जी का और राजेश जी का। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत कीजिए राजेश पालिया साहब, आपकी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। नमस्कार। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो जी लॉन्ग टर्म पिक जो आज रहेगी वो रहेगी अलकार्गो लॉजिस्टिक। ये स्टॉक पे अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में जो पिछले दिनों में एक रैली देखने को मिली थी, स्टॉक ने उसके बाद एक कंसोलिडेशन किया है। स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर इसका वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक में एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। पिछले 4 वीक से वो उस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक। और जिस तरीके का बाइंग एक्शन पिछले दिनों में देखने को मिला और एक्टिवेशन देखने को मिला, हमें लगता है अलकार्गो लॉजिस्टिक को यहाँ से लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करना चाहिए। और हमें लगता है कि इसमें जो टारगेट बन के आना चाहिए 165 170 ये टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो 131 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 131 से 125 बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे। 118 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 165 170 के टारगेट इसको लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करेंगे तो स्टॉक का सेटअप जिस तरीके से दिखा रहा है, हमें लगता है कि 165 170 के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। ओके, 165 170 के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में करें खरीदारी। और आज ही ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स जो है किसकी रिकमेंडेशन में आया था? किसी के तो आया था, कुणाल जी। 137 और 150 के टारगेट के लिए कुणाल जी ने कहा था आज पिक ऑफ द डे के तौर पर। कुणाल जी की तरफ से राजेश जी आपको धन्यवाद उनकी पिक को आगे बढ़ाने के लिए। उनसे पूछे वगैरह मैं दे रहा हूं। आइए सेठी साहब से पूछते हैं उनकी लॉन्ग टर्म पिक। सेठी साहब बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। जहां तक आज के लिए लॉन्ग टर्म पिक का सवाल है, जो स्टॉक में रेकमेंड करना चाहूंगा, एक जबरदस्त कंपनी है इंश्योरेंस स्पेस से, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस। इस स्टॉक को मैंने फ्राइडे की जो आफ्टरनून की सेगमेंट में भी 1270 के लेवल पर रेकमेंड किया था। अभी ये 1283-84 के लेवल पे ट्रेड होता है। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म में बहुत कमाल कर सकता है, तो एक पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। भारत की लार्जेस्ट नॉन प्राइवेट सेक्टर की नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि मेनली फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फिर आपके मोटर इंश्योरेंस में कारोबार करती है। और मुझे ये जो सेगमेंट है, जैसे जो मोटर इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का, यहाँ पे ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के लिए नजर आती है। सेक्टर की लीडर है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज है और एक डोमिनेंट सा मार्केट शेयर है इनका भारत में। और ये सेक्टर हाईली अंडर पेनिट्रेटेड है। ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी रहेगी आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में। इस स्टॉक को लंबी अवधि के लिए करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इस स्टॉक में आने वाले 9 से 12 महीने में 1550 रुपए का टारगेट है। ओके, तो ये है आपके लिए आने वाले समय में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 1500 रुपए तक के टारगेट के लिए करें आप खरीदारी। ये राय है हमारे सेठी साहब की तरफ से। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड शायद फ्राइडे को भी आपने बताया था सेठी साहब, अगर मुझे याद है, थर्सडे फ्राइडे को। नहीं बिल्कुल अनिल जी, वही मैंने बोला। फ्राइडे को जो आफ्टरनून का शो था, सेगमेंट था, उसमें मैंने शॉर्ट टर्म पिक के रूप में 1270 के लेवल पे रेकमेंड किया था। अभी ये 1284-85 के लेवल पे है। बट मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में तो ये 1320 के जो टारगेट दिए थे वो भी आने चाहिए। और बाकी ये लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। और मेरा लंबी अवधि में 1550 का टारगेट है इस पर। ओके, 1550 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर। यह है आपके लिए सेठी साहब की राय। और जो फ्राइडे को सेठी साहब ने रिकमेंडेशन की थी, उसका शॉर्ट टर्म टारगेट 1320 का है। तो एक पोजिशनल बेसिस पर, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर डेफिनेटली इस स्टॉक पर अपने रेडार पर रखिए। यह है आपके लिए सलाह। कुछ और स्टॉक्स लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। बिगुल बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी के लिए बाय सेल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, हमारी खरीदारी की राय है टाइटन के अंदर एक करेक्शन खत्म हुई है ऐसा लगता है, और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर प्लस शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, बहुत ही सुंदर यहाँ पर चार्ट पैटर्न विकसित होता हुआ दिख रहा है। दीपांशु, टाइटन कमाल करेगा। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। 1118 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 1160 रुपए का 1160 का, दूसरा टारगेट 1185 का। तो 1185 रुपए के इवेंचुअल टारगेट के लिए टाइटन में हमारी खरीदारी कराएं। ओके
तो टाइटन पर नजर रखिए, अच्छा मूवमेंट आ रहा है। हमने देखा भी फ्राइडे को थोड़ा रिबाउंड रहा था, वापस 1200 की तरफ शायद मूवमेंट के लिए आपको टाइटन तैयार दिख रहा है, नजर रखिए स्टॉक पर। और कुछ और स्टॉक्स है जहां पर एक्शन आपको आते हुए दिख सकता है, और आज सुबह जैन साहब से भी हम बात कर रहे थे, टी स्टॉक्स में एक बढ़िया उछाल आया है और डिमांड मोमेंटम की वजह से यहाँ पर आप खरीदारी आते हुए देख रहे हैं। क्या है खबरें, क्यों है इतना एक्साइटमेंट टी स्टॉक्स के लिए, चले जानते हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार है। आशीष बताइए क्या है यहाँ पर खबर। दीपांशु, चाय कंपनियों के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। दरअसल वर्क फ्रॉम होम के चलते जो लोग हैं वो ज्यादा समय अपने घर में व्यतीत कर रहे हैं, जिसके चलते जो चाय की मांग है इसमें प्री कोविड स्तर से अगर आप देखें तो 20% का इजाफा देखने को मिला। और अच्छी बात यह भी है कि कंपनीज के लिए विन विन सिचुएशन इसके लिए हो रही है क्योंकि 12 साल दायरे में रहने के बाद जो कीमतें हैं यहां पर भी अगर आप देखें तो 20 से 28% की बढ़त देखने को मिल रही है। दरअसल अगर आप देखें तो एक थोड़ा सा एक परेशानी का कारण यह हो सकता है कि जो आप आउटडोर टी सेल्स देखते हैं, यानी जो बाहर दुकानों पर बिकती है, उसने थोड़ा पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो प्री कोविड स्तर से गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि भारत में करीब 110 करोड़ किलो की खपत होती है, इसमें से करीब 27% जो है वो आउटडोर सेल्स होती है। तो वहां पर अगर आप देखें तो प्री कोविड स्तर से अभी भी 35% की गिरावट है, यानी यहां पर भी अगर आप देखें तो थोड़ी सी रिकवरी एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो कीमतों में उछाल का असर आया, वर्क फ्रॉम होम के चलते मांग बढ़ी है, लेकिन जो उत्पादन है इसमें भी गिरावट आई है, क्योंकि असम जो कि भारत में ऑलमोस्ट 50% जो चाय है वहां पर प्रोड्यूस होती है, वहां पर मौसम खराब था ट्री प्लांटेशन के चलते, तो वहां पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा एक असर देखने को मिला। लेकिन इस पूरा अच्छे सिनेरियो का असर जो है चाय बनाने वाली कंपनियों के लिए फायदेमंद नजर आएगा। गोडरेक्स, हैरिसंस, जयश्री टी और टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में इस खबर का असर भी देखने को मिल रहा है। ओके, तो चाय के दाम, अच्छा आशीष दो इंटरेस्टिंग चीजें बोल रहे हैं। एक तो आशीष बोल रहे कि घर पे लोग चाय ज्यादा पी रहे हैं लॉकडाउन में, और दूसरा है कि जो बाहर चाय पी जाती है उसमें कमी आई है। फिर भी नेट नेट आशीष बढ़ोतरी है, मतलब नेट नेट लोग ज्यादा चाय पी रहे हैं पहले से। जी अनिल जी, नेट नेट अगर आप देखेंगे तो बढ़ोतरी हुई है, पक्का। जी अनिल जी। अच्छा एक मिनट रुकिए, ऐसे थोड़ी मान लेंगे, सबूत के साथ। कुणाल जी से पूछते हैं, आप चाय के सबसे बड़े शौकीन। कुणाल जी, मतलब लॉकडाउन के पहले जब आप हमारे ऑफिस आते थे तब ज्यादा चाय पीते थे या आप अपने घर में ज्यादा चाय पी रहे हैं? अनिल जी देखिए, आशीष जी की जो रिसर्च अनिल जी, आशीष जी की जो रिसर्च है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अनिल जी, रविवार को बैठ करके मैं चार्ट अनिल जी रविवार को मैं चार्ट बना रहा था कि मेरा जो टी कंजम्पशन है वो किस तरह चल रहा है। तो अनिल जी मैंने देखा कि बिल्कुल 20% का इजाफा हुआ है इसमें। अनिल जी बिल्कुल, मैं पहले जितने कप पीता था उससे 20% इंक्रीमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो 100% सही रिसर्च आशीष जी ने की है, कमाल है अनिल। हाँ, तो वो तो सवाल ही मैंने ऐसा पूछा ना कि हमारे यहाँ ज्यादा पीते थे, आपके ज्यादा। अगर आप अपने हमारे यहाँ ज्यादा पीते भी होंगे तो बोलेंगे थोड़ी, पहली चीज तो ये, तब भी आप तो यही कहेंगे नहीं अभी ज्यादा पी रहा हूँ, वो तो मैं समझता हूँ। और दूसरी चीज एक और है उसमें कि आप चार्ट भी कौन सा देख रहे हो सकता है कंजम्पशन बढ़ा हो। अब आप जीएम फोडलर का चार्ट देखोगे तो चाय का कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही, चौथा 5वां सर्किल नीचे का लग गया आपके पोर्टफोलियो में, तो अब आप चाय पी सकते हो, क्या करोगे? बंसल जी कुछ कहना चाहे? जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, मैं थोड़ा दूसरा स्कूल ऑफ थॉट का हूं और मैं आशीष जी की रिसर्च से बिल्कुल भी अनिल जी रूबरू नहीं मानता। अनिल जी देखिए, जब आदमी स्टूडियो में होता है तो अनिल जी राजा की तरह हाथ हिलाता है यूं करके, कैमरा के आगे चाय आ जाती है। घर पे वो फैसिलिटी ढूंढना है, फिर अनिल जी जितनी बार चाय पियोगे उतनी बार कप, प्लेट, सब बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं। तो अनिल जी ऑनेस्टली घर पे चाय का कंजम्पशन कम हुआ है। देखिए ये एकदम ऑनेस्ट है, ईमानदारी से बंसल जी कह रहे, तो बंसल जी के साथ जाएंगे चाय, लेकिन देखिए लेकिन ये चीज पक्का। जी सुमित जी कुछ कह रहे हैं। जी सुमित जी। अनिल जी, बंसल जी ने एकदम सबके दिल की बात बोल दी और सच्चाई बोल दी एकदम, मतलब उन्होंने एक बार भी हिचकिचाए नहीं है बोलने के लिए, तो मानना पड़ेगा बंसल जी को, और उनका एक्सपीरियंस भी कमाल का है इस चीज के अंदर। बस एक्सपीरियंस तो आपका भी होगा, सबका होगा। बंसल जी खाली बोल देते भोले, दिल के एकदम साफ है। अच्छा विश्वेश जी तैयार है? विश्वेश जी आप कन्फ्रेस करने के लिए हाथ हिला रहे हैं या फिर बिगुल के लिए?
अनिल जी देखिए, मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन मैं बंसल जी की बात के ऊपर पूरी सहमति रखता हूँ कि घर के ऊपर चाय ही नहीं, कोई भी और चीज हो, अगर डिमांड कर जाए तो बाद में बर्तन तो धोने ही पड़ते हैं। तो बंसल जी के साथ मैं पूरी सहमति रखता हूँ कि चाय अगर आप मांगो या कॉफी मांगो या कुछ भी मांगो, बाद में बर्तन आपको ही धोने पड़ते हैं। तो बंसल जी, मेरी पूरी सहानुभूति है आपके साथ। नहीं, वो तो घर के काम में, विश्वेश जी, घर के काम में बिल्कुल आपको हाथ बटाना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए वागले साहब के लिए बिगुल, वागले साहब का वंडर। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, एक स्टॉक अभी अभी निकल रहा है और ये हाई मोमेंटम स्टॉक है, बहुत कम चलता है, जिस दिन चलता है वन वे चलता है। स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, 1410 1415 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसने अभी अभी ब्रेक किया है। अभी 1424 का करंट भाव है, यहां पर ले ले 1415 तक ऐड करे, 1400 के नीचे का मेरा स्टॉप लॉस होगा। और मुझे ये स्टॉक 1480 ये पहला टारगेट है, 1520 दूसरा टारगेट है। 1480 1520 के टारगेट के लिए आप करें खरीदारी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में हाई मोमेंटम यहां पर दिखने की तैयारी में है। ये है वागले साहब की राय। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में आइए, अब वक्त है पोजिशनल स्टॉक्स का। तो आइए जान लेते हैं पोजिशनल स्टॉक। बताएं राजेश जी, आपका पोजिशनल स्टॉक। हाँ, तो अनिल जी, पोजिशनल स्टॉक मेरा भी स्टॉक इस बार फिर सेठी जी के साथ कॉमन हो गया, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, बट ऑलरेडी उन्होंने रिकमेंड किया इसको लॉन्ग टर्म में। तो मैं तो वैसे पोजिशनली मैं भी स्टॉक पे बुलिश हूँ और मेरे टारगेट 1350 1380 के थे, बट मैं अब यहाँ पे अल्टरनेट स्टॉक दे देता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे जो पोजिशनल में जो मेरा दूसरा अल्टरनेट स्टॉक है वो है डालमिया भारत। डालमिया भारत का जो सेटअप है उसमें अगर हम देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से एक्यूमुलेशन पिछले दिनों में देखने को मिला, स्टॉक ने एक रैली किया था, करीब 810 रुपए तक गया था। उसके बाद एक करेक्टिव मूव में स्टॉक करेक्ट होकर वापस अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास अब ट्रेड करा और वहां से वापस से इसमें बाइंग इमर्ज होते हुए दिख रहा है। स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें, लॉन्ग टर्म सेटअप काफी स्टेबल है। शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट जिस तरीके का एक्यूमुलेशन कंसोलिडेशन इसमें पिछले दिनों में देखने को मिला है, हमें लगता है ये स्टॉक 860 की तरफ मूव होते हुए दिखना चाहिए पोजिशनल बेसिस पे। अगर इसको होल्ड रखेंगे तो 770 750 इसका बाइंग रेंज रहेगा। 730 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करें 860 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए पोजिशनली डालमिया भारत। वैसे तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आपको भी पसंद था, राजेश जी को भी, लेकिन राजेश जी ने दिल बड़ा दिखाते हुए कहा कि चलिए कोई बात नहीं, मेरा स्टॉक सेठी साहब ने ले लिया तो ये सेठी साहब का हो गया, मैं दूसरा ले लेता हूं। तो सेठी साहब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड राजेश जी ने आपको गिफ्ट कर दिया है, अब आप रखिए। आइए आप अपना बताइए पोजिशनल स्टॉक सेठी साहब। बिल्कुल अनिल जी, जो पोजिशनल स्टॉक है मेरा आज का, वो स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड। मैं सुबह जब ऑफिस आ रहा था तो आपकी मैंने जो अभी आईपीओ आने वाला है नेक्स्ट वीक मजगांव डॉकयार्ड, उसके ऊपर आपकी कमेंट्री भी सुनी थी। स्टॉक मुझे भी पसंद है, फंडामेंटल्स के लिहाज से बहुत ही अच्छा आईपीओ है और एक आपने भी बहुत ही कन्विक्शन के साथ कहा कि ये एक नॉट टू बी मिस्ड आईपीओ है। मुझे लगता है जिस तरह का रिस्पांस, ट्रिमेंडस रिस्पांस कोचिन ये मजगांव डॉकयार्ड को मिलेगा, उसके बाद जो उसकी लिस्टिंग होगी, मुझे लगता है उसका एक इम्पैक्ट कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनी जो कि बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है अराउंड 15,000 करोड़ की, हाल ही में नॉर्वे से भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है। और आप अगर रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अराउंड 21% का, जीरो डेट कंपनी और पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर है अराउंड 26-27% का। पिछले साल डिविडेंड दिया है 16 रुपए 60 पैसे का, जो कि डिविडेंड यील्ड भी देखेंगे तो अराउंड 5% की होती है। एक अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक भी ट्रेड करता है। मुझे लगता है जो 325 के लेवल के आसपास इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 360 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 310 का। ओके, 310 स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करिए कोचिन शिपयार्ड। यहां पर आप एक्शन बनते हुए देख सकते हैं, 360 का टारगेट रहेगा। आज भी अगर आप देखें तो 3-3.5% की तेजी स्टॉक आपको दिखा रहा है। पर चलिए एक स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं जो पहले भी खबरों में रहा है, उसके फ्यूचर को लेकर। फिर एक्विजिशन की बात आ रही थी, फिर वहां पर खबर टल गई। अब बैंक की परफॉर्मेंस को लेकर एजीएम में काफी हंगामा हुआ है और ये बैंक है लक्ष्मी विलास बैंक। क्या हुआ एजीएम में और उसके बाद क्या एक्शन आ रहा है बैंक पर, चलिए जानते हैं पूजा के साथ। पूजा बताइए, लक्ष्मी विलास बैंक खबरों में है, क्या एग्जैक्टली खबरें हैं यहाँ पर? शेयर धारकों की तरफ से
से काफी बड़ा फैसला हुआ है लक्ष्मी विलास बैंक के एजीएम में और शेयरधारकों ने 7 डायरेक्टर्स की नियुक्ति का प्रस्ताव जो था वो खारिज कर दिया है। और भी काफी बड़े यहाँ पर अहम फैसले हुए हैं। एमडी और सीईओ एस सुंदर को भी बोर्ड से बाहर करने का फैसला ले लिया है। 25 सितंबर को एजीएम हुई थी, उसमें शेयरधारकों ने वोटिंग के आधार पर ये फैसला लिया है। और इसके अलावा एस सुंदर की फिर से नियुक्ति के प्रस्ताव के विरोध में हम आपको बता दें कि 60% शेयरधारकों ने वोट किया। तो ये कुछ एजीएम के बड़े फैसले थे जो कि शेयरधारकों की तरफ से लिए गए हैं। वो जो बैंक की जो मौजूदा परफॉर्मेंस थे और बढ़े हुए एनपी थे उससे काफी नाराज दिखाई दिए और इस वजह से उन्होंने ये फैसला सुना दिया अपना एजीएम में। और हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं लक्ष्मी विलास बैंक में मुश्किलें भी काफी सारी थी। बैंक आरबीआई के पीसीए की लिस्ट में भी शामिल हो चुका है। एनपीए जो है वो बढ़कर 25% से भी ज्यादा हो चुका है। जून तिमाही में बैंक ने 112 करोड़ का घाटा किया। कैपिटल एजुकेसी रेशियो माइनस में है पहुंच चुका है इस वक्त और टियर 1 कैपिटल रेशियो की भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो ये कुछ ऐसे नेगेटिव बातें थी लक्ष्मी विलास बैंक की जो कि शेयरधारकों को पसंद नहीं आई और सीधे उन्होंने जो भी नियुक्ति थी उसके खिलाफ ये फैसला सुनाया है। हालांकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर लक्ष्मी विलास बैंक की तरफ से सफाई भी आई है। उनका कहना है कि बैंक अभी मौजूदा 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उनके पास वरिष्ठ मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनके साथ ठीक तरीके से कामकाज जारी रख सकती है। बैंक का मौजूदा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो काफी अच्छा है, 262% पर है, जो कि आरबीआई का जो निर्धारित प्रावधान है 100% का उसके ऊपर है, यानी कि लिक्विडिटी में कोई समस्या नहीं है। प्रोविजन कवरेज रेशियो भी सही है और क्लिक्स ग्रुप के साथ एमएलगेमेशन पर विचार जारी है, अभी वो बात ठंडे बस्ते में नहीं गई है। और एक और बात उन्होंने अपने एजीएम में के जरिए सफाई दी कि एफपीओ राइट्स इश्यू या क्यूआईपी के जरिए बैंक जल्द ही पूंजी भी जुटा सकती है और इसके लिए शेयरधारकों को मंजूरी मिली है, जिसके बाद उनकी जो कैपिटल के हालात है वो सुधरते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल शेयरधारकों की तरफ से बड़ा फैसला एजीएम में और उसके बाद हम देख रहे हैं जो भी मुश्किलें चल रही थी, ये जो फैसला आया है, देखना होगा लक्ष्मी विलास बैंक के आगे जाके क्या स्ट्रैटेजी इस पर होती है। बिल्कुल नजर रखते हैं लक्ष्मी विलास बैंक पर आगे जाकर क्या एक्शन होता है, बट काफी सीवियर डेवलपमेंट्स हुए जहां तक एजीएम पर सवाल है और देखते हैं कि आगे इसके फ्यूचर को लेकर क्या मूवमेंट आता है। सेठी साहब, आपकी कोई राय इसके, क्योंकि बार बार हम इस बैंक के बारे में सुनते हैं, एक्विजिशन रेडार पर भी आ चुका है, पहले यहाँ पर इंडिया बुल्स के साथ डील होने वाली थी, फिर वो फॉलो थ्रू नहीं हो पाई, और भी बैंक्स के साथ पहले खबरें आई थी कि शायद मर्जर या एक्विजिशन हो सकता है। कोई राय जो इतना बड़ा एक्शन हुआ इनकी एजीएम पर और फ्यूचर पर जो सवाल उठते हैं? देखिए दीपांशु, ये स्टॉक भी बीच में सुर्खियों में था पिछले मतलब सप्ताह, जब वो क्लिक्स ग्रुप इसमें जो इसके साथ विलय की जो बातें चल रही थी उसके ऊपर हमने 2 दिन इस पे 10-10% के सर्किट लगते हुए देखे। स्टॉक करीबन 25 रुपए के आसपास गया, फिर वहां से अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, अभी 19 रुपए के आसपास है। मुझे लगता है ये जो मर्जर का जो इश्यू है वो होना चाहिए आने वाले दिनों में और उसके ऊपर यहां से स्टॉक में थोड़ी तेजी बन सकती है। तो जिन्होंने लिए हुए हैं या जो अटके हुए हैं वो इंतजार करें और जो भी रैली आएगी उस खबर के ऊपर उसमें एग्जिट करने की या प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये है लक्ष्मी विलास बैंक पर बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं। लंबे समय बाद छोटे शेयर होल्डर्स की ताकत भी नजर आई है और उन्होंने 7 डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट को खारिज कर दिया। आइए इस पे मिड कैप स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म स्टॉक्स बाकी है हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के पास। पहले आप बताइए आपका शॉर्ट टर्म पिक। जी अनिल जी, तो अनिल जी शॉर्ट टर्म पिक जो रहेगा वो स्टॉक रहेगा कजारिया सिरामिक। कजारिया सिरामिक में जिस तरीके का पैटर्न है, अगर हम देखें डेली चार्ट, तो स्टॉक में एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है और जो ब्रेकआउट स्टॉक में हुआ है नियर टर्म चार्ट पे ये दर्शाता है कि स्टॉक में अब यहाँ से एक अच्छी रैली हमें बहुत जल्द देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ से 510 के आसपास मैंने रिकमेंड किया था, अभी हालांकि 10 रुपए बढ़ गया स्टॉक, तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप मिलती है तो इसको ऐड करें। 490 का स्टॉप लॉस रखें। जो टारगेट थे वो 540 के मैंने सजेस्ट किए थे शॉर्ट टर्म के हिसाब से, लेकिन ये जिस तरीके से आज फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला, स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्द ये स्टॉक 540-560 की तरफ मूव करेगा। स्टॉप लॉस जो होगा इस ट्रेड के लिए वो 490 के आसपास होगा। 490 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ कजारिया सेरामिक्स में करें खरीदारी। 540 का टारगेट ये है राय इस वक्त शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर आती हुई राजेश जी की तरफ से। और सरी साहब आपकी शॉर्ट टर्म पिक?
बिल्कुल अनिल जी, पहले एक स्टॉक की और चर्चा करना चाहूंगा। फ्राइडे को मैंने F&O स्पेस से अपोलो टायर रेकमेंड करा था, 120 का लेवल था। अभी टायर स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है, जैसे अभी शायद वागले जी ने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज रेकमेंड किया है। मुझे लगता है ये स्टॉक आज अच्छा करना चाहिए, अभी ऑलरेडी 125 के लेवल पे आ गया है अपोलो टायर। और बाकी जो कैश मार्केट से शॉर्ट टर्म की जो मेरी पिक है आज, वो एक PSU मेटल स्टॉक है, कंपनी का नाम है मिधानी, मिश्र धातु निगम। एक जबरदस्त मेटल कंपनी है और पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद अब मेटल स्पेस में एक अच्छा ट्रैक्शन बन रहा है। ये कंपनी थोड़ी हटके है विद इन द मेटल स्पेस, बहुत ही अच्छे मार्जिन से, बिकॉज ये कंपनी स्पेशलाइज्ड एलॉय स्टील बनाती है जो कि डिफेंस है, एरोस्पेस है, इन सब सेक्टर्स में काम आती है। तो एक शानदार बैलेंस शीट है, एक जीरो डेट वाली कंपनी है, बहुत ही अच्छे रिटर्न रेशियोज है। और मुझे लगता है जिस तरह से सरकार का डिफेंस पे फोकस है, मेक इन इंडिया पे फोकस है, मिधानी जैसी कंपनी अच्छा करेगी। बहुत ही शॉर्ट टर्म में जो करंट लेवल है इसके 195, 196 यहां पे खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है 210 तक के लेवल्स बहुत ही शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं और 190 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इसमें। ओके, 210 का टारगेट, 190 का स्टॉप लॉस, मिश्र धातु निगम, इस स्टॉक पर नजर रखिए। एक्शन बढ़ रहा है इस पर, एक्शन कुछ और स्टॉक्स पर भी बढ़ रहा है। एक और ट्रेडिंग कॉल लेते हैं, बिगुल बजाते हैं जय ठक्कर के लिए, जय के जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, ऑयल एंड गैस सेक्टर में मैं कहूँगा अच्छा एक मोमेंटम आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है, चाहे वो IFC हो, BPCL हो, हिंदपेट्रो हो, OMCs में तो अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। इनफैक्ट कुछ समय पहले भसीन साहब IGL रेकमेंड कर गए, मुझे भी वो पसंद है। इनफैक्ट 410 का कॉल ऑप्शन इसका खरीद कर चलना चाहिए। दीपांशु, जो करीब अभी आप देखें तो 16.5-17 के रेंज में मिल रहा है, 16.5, 17 के रेंज में 410 का कॉल ऑप्शन IGL का मिल रहा है, ये खरीद कर चलना चाहिए। इसके जो पहले टारगेट दीपांशु बनकर आ रहे हैं वो है 24-20 एंड दूसरा टारगेट बनकर आ रहा है 27, 24.20 एंड 27। ये दो टारगेट्स के लिए IGL का आप 410 का कॉल ऑप्शन खरीदें। नीचे में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं करीब 12 रुपए 50 पैसे का। और खास बात ये है दीपांशु इसमें कि IGL में एक 5 राइजिंग स्ट्रक्चर है और बॉटम से, और वहां के बाद 3 वेव करेक्टिव एक फॉल देखने मिला और फिर से एक नई इंपल्स ऊपर में स्टार्ट हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। सेकेंडली ये चीज है कि वीकली चार्ट पर ये स्टॉक में एक अच्छा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ था, उसके बाद हमें एक तेजी देखने मिली है स्टॉक में 380 से लेके लगभग 430 तक। तो वो एक अच्छे मूव के बाद एक थोड़ा बहुत करेक्शन आया है और ये करेक्शन में ये डिप में खरीदने की सलाह है। तो बसीन साहब के साथ मैं भी थोड़ा इसमें बाय करके चलने की सलाह दूंगा, 410 का कॉल ऑप्शन। बिल्कुल नजर रखिए, क्योंकि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरे के पूरे ऑयल या गैस स्पेस में आपको अच्छी तेजी दिख रही है। ONGC और गेल दोनों में ही एक शानदार उछाल आया है। तीनों की तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी आज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और आज ट्रेडर्स डायरी में भी आपको रेकमेंड करे गए थे ये ऑयल एंड गैस स्टॉक्स। BPCL को आशीष ने रेकमेंड किया था ऑप्शंस में और साथ ही HPCL पर भी खरीदारी की राय दी थी। वागले साहब, BPCL पर अच्छी तेजी आई है सर, लगभग 3% ऊपर है स्टॉक, बाउंस आ रहा है सारी OMCs में, कोई ट्रेड बनता है इस पर? दीपांशु, ये बाउंस बैक की है, मुझे लगता है बाउंस बैक BPCL में एक 7-8 रुपए की मुंह आनी चाहिए, 395, 396 वो पार करते हुए मुझे दिख नहीं रहा है। अभी 387 के लिए मैं एक 1.5-2% की मूव के लिए प्लेन नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। ओके, थोड़ा सस्टेन होने दीजिए फिर वेट करेंगे। पर जो आज सुबह आपको ट्रेडर्स डायरी में BPCL पर कॉल दी गई थी 380 के कॉल खरीदने की ऑप्शंस में, वहां पर टारगेट हिट होते दिख रहा है और HPCL के फ्यूचर्स भी खरीदने की राय दी थी, वहां पर भी आप बढ़िया एक्शन देख रहे हैं इस समय। तो नजर रखिए पूरे के पूरे जो ऑयल एंड गैस स्पेस है वहां पर आपको एक शानदार मूव आते हुए दिख रही है। कई और स्टॉक्स हैं जो आपको बढ़िया मूव दिखा रहे हैं आज के ट्रेड में और कैश स्टॉक्स में भी भरपूर एक्शन है। सुमित जी, सिम्फनी जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, क्योंकि पिछले हफ्ते भी ब्रेकआउट इसने अटेम्प्ट किया था, आज एक बड़ी तेजी बनी है, 5% की तेजी और 900 के ऊपर स्टॉक जाते हुए दिखा है। सिम्फनी पर कोई ट्रेड बनता है? बिल्कुल 900 के ऊपर स्टॉक आया है, 930, 940 रुपए तक के लेवल सिम्फनी में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 870, 75 के आसपास है,
तो स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशंस में बने रहे और फ्रेश खरीदारी करके चलने का भी सलाह रहेगा, जिसमें 930 रुपए से लेकर 940 रुपए तक का इमीडिएट मूव सिंपली में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 3 से 4 टके का मूव अभी और देखने को मिलना चाहिए और उसके बाद इसके अंदर एक बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा 940 के बाद। तो फिलहाल पोजीशंस में बने रहे और 930 940 के इमीडिएट टारगेट होंगे। ओके, तो ये है आपके लिए सिम्फनी पर आइए फोकस करते हैं इस वक्त की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर पर। हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ नई दिल्ली से इस वक्त कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। समीर, बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर जुड़ी है रेलवे सेक्टर से, जहां पर प्राइवेट सेक्टर के लिए और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए एक बार फिर से एक बड़ा मौका बना है कि वो रेलवे के साथ काम करें, निवेश करें और वो मुनाफा कमा सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो भारत में जो वंदे भारत ट्रेन है, यानी कि ट्रेन सेट, इसको बनाने के लिए टेंडर ओपन कर दिए गए हैं। 44 वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए ये टेंडर को ओपन किया गया है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। 2000 करोड़ रुपए का टेंडर है और इसको बनाने के लिए ये शर्त रखी गई है कि 3 जो रेलवे की फैक्ट्रियां हैं, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, आईसीएफ चेन्नई में है और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। ये जो वंदे भारत ट्रेन या फिर ट्रेन सेट है, ये इन्हीं 3 फैक्ट्रियों में बनाई जाएंगी। और ये जो टेंडर ओपन किया है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक डोमेस्टिक टेंडर है, यानी कि जो कंपनी इसमें शामिल होगी उसको 75% कंपोनेंट लोकल मैन्युफैक्चरर से लेना होगा। तो ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है। जो सबसे बड़ी कंपनी इसमें प्रमुख दावेदार के रूप में उभर के आ रही है वो है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भेल इसमें बड़ी कंपनी है, बड़ा दावेदार है जो इस टेंडर प्रक्रिया में शामिल हुआ है। तो रेलवे में 44 वंदे भारत बनाने के लिए ये टेंडर को खोला गया है, जो 2000 करोड़ रुपए का ये पूरा टेंडर है और इसमें भेल एक प्रमुख दावेदार है। ये इसके साथ ही आप ये जब भी ये टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जिसको भी ये अवार्ड किया जाएगा, आप ये मान के चलिए कि न केवल वो कंपनी बल्कि अन्य छोटी कंपनियां भी आत्मनिर्भर भारत के तहत उसको लाभ मिलेगा। और रेलवे के नजरिए से ये एक बड़ा मेक इन इंडिया मिशन में भी ये टेंडर एक अहम भूमिका निभाएगा। जी बिल्कुल। तो समीर ये बताइए कि जैसा आप कह रहे हैं कि भेल इस टेंडर के लिए बड़े दावेदार के तौर पर है, भेल को बड़ा ऑर्डर मिलेगा और उसके बाद भेल चूंकि 75% जो इसका बिजनेस है वो लोकल कंपनियों को देगी। ये बताइए कि कब तक ये होने की संभावना है और इस पर किस लेवल तक काम पहुंचा है? जी अनिल जी, देखिए ये सरकार ने इसी टेंडर को पहले 3 बार भी निकाला था, लेकिन तब अलग अलग टेक्निकल रीजन की वजह से इसको रद्द कर दिया गया था। लेकिन इस बार इस टेंडर को जो निकाला है ये पूरी तरीके से इसको सफल किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन को फोकस रख करके इस बार इस पूरे टेंडर का प्रारूप तैयार किया गया है। इस बार इसको जिस तरीके से तैयार किया, सरकार की पूरी ये कोशिश है कि अगले 3 महीने में ये पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करके इसको फाइनल बिडर को अवार्ड कर दिया जाए। यानी कि इसी वित्त वर्ष में आप देखेंगे कि जो भी टेंडरिंग में ये बिडिंग में शामिल है तो ये कंपनी को टेंडर दे दिया जाएगा और इसी वित्त वर्ष में ये पूरी प्रक्रिया को समाप्त करके आप अगले वित्त वर्ष से इसको प्रोडक्शन की तरफ इसमें काम होता हुआ आप देखेंगे। तो ये मान के चलिए कि 2020-21 में ही जब हम बात कर रहे हैं, इसी अगले 3 महीने में ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके फाइनल प्रोडक्शन के लिए बिडिंग प्रक्रिया के लिए जो बड़ा खिलाड़ी होगा उसको चुन लिया जाएगा और अगले वित्त वर्ष में यानी कि 2021 से इसका काम भी शुरुआत हो जाएगा। जो फिजिकल प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं उसके काम की शुरुआत भी हो जाएगी। 3 फैक्ट्रियां जो मैंने आपको बताई, आईसीएफ रेल कोच फैक्ट्री और इसी के साथ मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री जो है वहां पर ये ट्रेन सेट बनाए जाएंगे और इस जो फाइनल बिडर होगा यानी कि जिस कंपनी को ये काम सौंपना है उसकी आप पूरा काम अगले 3 महीने में ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। जी ओके, शुक्रिया समीर, ये बहुत ही बेहतरीन खबर लेकर आए आप और ये 2000 करोड़ का ऑर्डर जिसके लिए कई हिंदुस्तानी कंपनियां दौड़ में और भेल उसमें आगे निकलता हुआ इस वक्त। भेल के साथ ही बीएल किसने रिकमेंड किया था? हिमांशु जी ने आज सुबह। अच्छा, भेल जरा इसके चार्ट देखिए, सुमित जी बताइए क्या दम है इसके चार्ट में? अनिल जी, स्टॉक के अंदर रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं। भेल के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। कल स्टॉक ने डोजी बनाया है, उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। परसों का हाई भी ब्रेक हो चुका है। स्टॉक यहां से बाउंस बैक जरूर दिखाएगा, जिसमें 34 से 35 रुपए तक के इमीडिएट लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और वो लेवल्स टूटने पे रैली और भी ऊपर में एक्सटेंड होगी। जिन्होंने खरीदारी कर रखी है पोजीशंस को होल्ड करें, 30 रुपए के स्टॉप लॉस से फ्रेश खरीदारी करके चले। ओके, 30 रुपए के स्टॉक के साथ यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करें। और आज ट्रेडर्स डायरी में यहाँ पर वरुण ने भी इस स्टॉक को पिक ऑफ द डे के तौर पर लिया था और स्टॉक देखिए 5% की मजबूती के साथ भेल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। आइए बिगुल विशेष का विशेष।
बताएं सर। अनिल जी, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक इम्पोर्टेंट स्तर के आसपास है, 11,200, 21,500, और यहाँ पे कहीं ना कहीं लार्जर अगर मूव एक्सपेक्टेड है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा चर्निंग होगा, फाइनेंशियल्स विल शिफ्ट टू प्रोबेबली एन आईटी और समथिंग। तो मेरे हिसाब से आईटी में मूव एक्सपेक्टेड है, और आईटी का जो स्टॉक है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मर रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे वो और कंटिन्यू कर सकते। स्टॉक का नाम है माइंट्री। माइंट्री चल रहा है अभी 1290 के आसपास, 1293 के आसपास, जिस हिसाब से 1300 के कॉल में एट द स्टार्ट ऑफ सीरीज में ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है ऑलमोस्ट 73,000 शेयर का, और 1300 के पुट में रिलेटिवली कम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक इज रेडी टू मूव अबव 1300 एंड शायद ये 1350 1340 की ओर जा सकता है। तो माइंट्री में बहुत ही अच्छा डेटा है। इनफैक्ट छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट आर्ली के टाइम फ्रेम पे एक स्मॉल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि माइंट्री में आप यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ से एटलीस्ट 50 से 60 रुपए का मूव एक्सपेक्टेड है। उस सूरत में माइंट्री मुझे लगता है 1255 के स्टॉप लॉस के साथ में माइंट्री खरीदना चाहिए। 1340 1360 ऐसे दो टारगेट होंगे माइंट्री में। दूसरी एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा अनिल जी की यहाँ पे माइंट्री पूरी एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खड़े रह सकते हो। तो माइंट्री में 1300 का कॉल 54 रुपए के आसपास मिल रहा है, और 1400 का कॉल 22 रुपीज में मिल रहा है। तो अभी आपको ये करना है, क्योंकि अभी हमारा बुलिश व्यू काफी टाइम है एक्सपायरी को, तो 1300 का एक कॉल खरीद के 1400 का एक कॉल बेचे, जो आपको नेट स्प्रेड है वो 30 रुपए में पड़ेगा। जब अगर ये स्टॉक 1340 की ओर जाता है तो वहां पे आप 1400 का एक कॉल बेच दीजिए, जो 1:2 हो जाएगा, और ये जो 22 रुपए का 1400 का कॉल अभी बिक रहा है वो शायद उस वक्त 40 या 45 रुपए के आसपास बिके। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो नेट रिस्क फ्री हो जाएगी ऑन द डाउन साइड, और अपसाइड में आप ऑलमोस्ट अपसाइड में आप बहुत हाई लेवल तक हेज हो जाओगे। तो मुझे लग रहा है कि माइंट्री में खरीदारी करे या ऑप्शन स्ट्रेटेजी करे, जो भी सूट करता है। आने वाले दिनों में आईटी शायद वापस कमान संभालेगा, माइंट्री में खरीदारी की सलाह। ओके, और इस बीच अगला बिगुल है कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, हमारा एल्गो ट्रेडर खरीदारी की राय है दीपक नाइट्राइट पर। इस स्टॉक के अंदर पिछले 3-4 दिनों से करेक्शन चल रही थी। स्टॉक कल के हाइस के ऊपर निकला है, गुरुवार के हाइस के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है एक उछाल दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए केमिकल स्टॉक्स में दोबारा तेजी बनती हुई दिख रही है। राकेश जी ने आज नवीन फ्लोराइन की बात की थी, सुमिटोमो ब्रेकआउट है, और अब बारी है दीपक नाइट्राइट की, जिसमें के करेक्शन पूरा हो गया है और अब वापस से तेजी बन रही है। तो इन स्तरों पर दीपक नाइट्राइट में हमारी खरीदारी की राय है। 811,811 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 860 रुपए का, दूसरा टारगेट 880 रुपए का, 860 880 के टारगेट के लिए बाय करें अनिल जी, दीपक नाइट्राइट में खरीदारी करें। ओके, चलिए, तो यहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है न्यूज पर यूज सेगमेंट का, और देश की दिग्गज रेलवे कंपनी इरकॉन का टॉप मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म है इरकॉन, और 1976 से इन्होंने की है कारोबार की शुरुआत। 44 सालों से यह बड़ी दिग्गज कंपनी है इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में। और आपको लगता होगा कि इरकॉन यानी कि इंडियन रेलवे वाले, तो सिर्फ इंडियन रेलवे, जी नहीं, ये कंपनी न सिर्फ भारत में बल्कि 25 और देशों में अपना कारोबार करती है। और भारत में 390 से ज्यादा प्रोजेक्ट है, तो 125 से ज्यादा प्रोजेक्ट विदेश में भी है। और रेलवे, हाईवे, ब्रिज, सारे कंस्ट्रक्शन के जो जितने बड़े काम है वो करते हैं ये कंपनी। आइए बात करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर SK चौधरी साहब। चौधरी साहब का स्वागत करते हैं। तो उससे पहले मैं उनसे बातचीत शुरू करूं, आपको बता दूं 35 साल से ज्यादा का गहरा अनुभव चौधरी साहब के साथ है। वो बीटेक कर चुके हैं IIT दिल्ली से, एमटेक भी कर चुके हैं, उसके बाद MBA, CC, हुडको, ऐसी बेहतरीन सरकारी कंपनियों में डायरेक्टर के पदों पर काम करने के बाद अब SK चौधरी साहब
इरकॉन को लीड कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में कंपनी दमदार प्रदर्शन करती हुई दिख रही। तो चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शुरुआत उसी बात से करना चाहता हूं जिस पर पूरे देश की नजरें हैं, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए आपकी कंपनी ने भी बिड किया है। ये बताएं सर कि कब तक इस बिड का रिजल्ट आने की संभावना है? अगर आप ये ऑर्डर जीतते हैं तो ये कितना बड़ा मौका इरकॉन के लिए होगा, मुनाफे के लिहाज से, आय के लिहाज से, और कितने समय का होगा, इसके बारे में एक अंदाजा दे सके तो बेहतर होगा सर। जैसा आपको पता है कि हमने दोनों हाई स्पीड टेंडर में जो एलिवेटेड पोर्शन है इनके 237 किलोमीटर का पहला टेंडर था और दूसरा 90 किलोमीटर का था। दोनों में हमने पार्टिसिपेट किया है कंसोर्शियम में, इरकॉन, एफकॉन्स और जेएमसी में। दोनों टेंडर काफी बड़े कीमत के हैं, 30,000 करोड़ के लगभग है और करीब करीब 11,000-12,000 करोड़ के लगभग का प्रोजेक्ट है। इसमें हमारा शेयर 30% का है और इसमें क्योंकि ये पहला हाई स्पीड प्रोजेक्ट है और इसमें क्योंकि हम पार्टिसिपेट करके अपना एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो आने वाले जो भी हाई स्पीड कॉरिडोर्स जो जिसकी स्टडी हो रही है और जो बाद में आने की उम्मीदें हैं, उसमें हम एक बहुत अग्रणी भूमिका निभाएंगे क्योंकि हमारे पास इसमें काफी अच्छा एक्सपीरियंस उपलब्ध हो जाएगा। तो इसी कारणवश हमने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत ही बढ़िया। तो दो बड़े ऑर्डर्स के लिए पार्टिसिपेट किया है, लेकिन हाल ही में जो कुछ ऑर्डर्स जो आपको मिले नो रोड ओवर ब्रिज बनाने के लिए, उसके बारे में जानकारी दें। वो कितने बड़े ऑर्डर्स हैं, वो कब तक आपको पूरे करने हैं, वहां मार्जिन कैसे रहेंगे सर? हमें जो ऑर्डर्स मिले हैं, अभी 2 ऑर्डर्स मिल चुके हैं रेलवे से। एक तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का करीब 2250 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन करने का ऑर्डर मिल चुका है, जिसकी कीमत करीब करीब 1900 करोड़ रुपए है। इसमें हमारी मार्जिन 8.5% जो पीएमसी है वो हमको मिलेगी इस काम में। और जो ब्रिजेस का दूसरा काम है उसमें 400 करोड़ के 9 हमें आरओबी बनाने गुजरात स्टेट में। इसके बाद तीसरा काम है सिग्नलिंग का, जो हमने अभी बिड डाला है, जो करीब करीब 250 करोड़ का काम है। तो उसमें भी हम पीएमसी पे काम करेंगे और उसमें हमारे मार्जिन करीब 10.5% है। उसमें भी हम N1 है। तो ये 3 काम अभी रेलवे से हमें बड़े बड़े मिले हैं और अभी रेलवे डबलिंग और ट्रिपलिंग के काम भी निकालने जा रही है और उसमें भी हमें उम्मीद है कि काफी बड़े काम है वो भी। तो उसमें भी हमें 5-6 हजार करोड़ के और ऑर्डर मिलेंगे। ये रेलवे सेक्टर में हमारी अचीवमेंट रहेगी। बिल्कुल। अच्छा सर, तो ये बताएं इन सब ऑर्डर्स के साथ इस वक्त आपकी ऑर्डर बुक कितनी है, किन लेवल्स पर है, और इस वित्त वर्ष 2021 मार्च 2021 तक के लिए आपका क्या गाइडेंस है? देखिए, मार्च 21 तक हम चाहते थे, जो हमारे लास्ट ईयर हमने गाइडेंस रखी थी मार्च में, फरवरी में हम ये कहा था कि हम 18 से 20% ग्रो करेंगे, जो कि हम कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, और यही हमारे आगे का गाइडेंस था। लेकिन पहले क्वार्टर में हमने क्या सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी को या सब कंपनीज को जिस भी सेक्टर में है काफी उनको सेटबैक पहुंचा और हम अचीवमेंट नहीं कर पाए। 50% अचीवमेंट तो रह गए हम जितनी हमारी प्लानिंग थी। लेकिन इस जो क्वार्टर है, करंट क्वार्टर, इसमें हम करीब 90% तक पहुंच गए हैं और उम्मीद है कि आने वाले 2 बैलेंस क्वार्टर में हम और अचीव करके करीब करीब लास्ट टाइम जितना हमने किया है उसके नजदीक पहुंच जाएंगे। 5,000 करोड़, 5,200 करोड़ के करीब हम बैठ पाएंगे इस बार। बिल्कुल। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं इरकॉन का जो विदेश से आने वाला कारोबार है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, पिछले साल के मुकाबले में इस साल थोड़ा सा कम हुआ। वहां ट्रेंड कैसा है और ये कम होने की वजह क्या है, और आगे क्या इरादा है आपका अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को लेकर सर? अंतर्राष्ट्रीय में हमने बांग्लादेश में टेंडर जमा किया हुआ है। 1,000 करोड़ का रोड का प्रोजेक्ट है, उसका इवैल्यूएशन चल रहा है, अभी उसकी बात नहीं है। इसके बाद रेलवे के और प्रोजेक्ट जो लाइन ऑफ क्रेडिट के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें बांग्लादेश में दिए हुए हैं, उसमें भी टेंडर आएंगे, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरह मालदीव में अभी कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है भारत सरकार ने, उसमें ब्रिज बनाने का है और उसमें भी हम पार्टिसिपेट करेंगे डेफिनेटली। लेकिन जो नेगोशिएशन पे हमारे काम जिसके ऊपर बात चल रही थी, जैसे कि जॉर्डन में, मलेशिया में और
फिलीपींस में, उसमें थोड़ा सा सेटबैक पहुंचा है बिकॉज सब जगह पे अभी चीजें थोड़ी ढीली हो गई है कोविड की वजह से, और आना जाना नहीं होने के कारण भी लोग सब जगह थोड़े परेशान है। तो उम्मीद है कि उसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन हमारी उनमें काफी एडवांस पे बातें पहुंची थी, तो वो काम आएंगे जरूर हमारे पास, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। इसी तरह अभी हम, ठीक बात है, तो ये है स्टेशन के, जी ज्योति साहब बताएं सर। रेलवे स्टेशन के जो काम है, जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, उसकी अभी प्रीबिड है, 2 प्रीबिड हुई है, 25 तारीख को भी हुई है दूसरी प्रीबिड। तो ये करीब 6,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कंसोर्शियम में, तो इसमें कि फॉरेन की कंपनी भी हमारे साथ में है, तो इसमें भी हम पार्टिसिपेट करके रीडेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि रेलवे स्टेशन बनाना है और साथ में आप कमर्शियल बना के उसको बेच सकते हैं। ये कनॉट प्लेस के पास है, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि इसमें काफी अच्छा हम लोग डेवलप भी कर पाएंगे और इसको बेच भी पाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग बात है जी। तो ये है इरकॉन के आगे के प्लान्स। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब वक्त निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और आगे की योजनाओं पर बताने के लिए। तो इरकॉन ये आगे चलता है, अब विदेशों में और कारोबार बढ़ाने की संभावना है। बांग्लादेश, मालदीव, ये कुछ और देश है जहां पर रोड, ब्रिजेस, हाईवेज के कारोबार में बोलियां लगा रहे हैं, और साथ ही बुलेट ट्रेन के लिए 2 ऐसे ऑर्डर्स हैं जो इन्हें मिलने की संभावना, जहां पर ये सबसे लोएस्ट बिडर के तौर पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यह है इरकॉन आपके लिए इस वक्त स्टॉक मजबूती के साथ दिन के हाई पॉइंट पर 80 रुपए पर ट्रेड करता हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला बिगुल वागले साहब के लिए तैयार है, आपके लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, पहले तो मैं एक अपडेट देना चाहूंगा। एस्कॉर्ट्स हमने 1245 1250 के आसपास बात की थी, अभी ऑलरेडी 1285 है, तो जिन्होंने एक ही लॉट लिया है वो बुक करे। वैसे मेरा 1300 तक का टारगेट है, खड़े रहे, और स्टॉप लॉस अभी 1270 1269 का होना चाहिए। अभी मुझे लेना है टीवीएस मोटर्स, जिसमें मुझे मोमेंटम दिखाई देता है। 464 464.50 के करंट भाव से लीजिए, 459 का स्टॉप लॉस, 475 का टारगेट, और इसका एक ही टारगेट है, मुझे लगता है आज के दिन में आना चाहिए। ओके, 475 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। टीवीएस मोटर 459 469 ये है आपका स्टॉप लॉस, जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। टीवीएस मोटर्स ये है आपके लिए। ओके, ये वागले साहब की तरफ से स्टॉक, और स्टॉक जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख भी रहे हैं। चलिए, आप बाजार दिन के हाई पॉइंट पर है, 11,200 के दर्शन निफ्टी कर चुका है। 11201 नॉट आउट आज का ये लेवल, और 21,450 21,475 का फाइनल टारगेट बैंक निफ्टी का भी आ चुका है। तो सारा काम दिन भर का मैं पहले ही शो में कर चुका हूं, तो मेरे सारे टारगेट्स आ चुके हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने। जी हाँ, निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी 1% ज्यादा मजबूत ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये है ताकत, आप देख सकते हैं। और अगर आपने शुक्रवार के दिन कॉल ऑप्शन खरीदे तो आज आप अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हैं, जैसा कि आपको बताया गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी एक्सपर्ट्स का, वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, धन्यवाद आपका, विकास सेठी साहब, जैन साहब, जय और सुनीत जी, राजेश जी पालिया, और हो लंबी लिस्ट से विश्वेश जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और आज सुबह के शो में साथ देने के लिए। आप सभी से निवेदन है, आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, देश के प्रति सम्मान के साथ हर रोज की तरह शो का करेंगे समापन, और एक साथ सब मिलकर कहेंगे जय हिंद।